दोस्तों नमस्कार। दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मजदूरों की स्थिति कोई कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर अरब देशों में ही काम करते हैं जो भारत के हैं। भारत का धंधा अमेरिका और चीन के बाद कहीं सबसे ज्यादा है तो वह अरब देश ही है। भारत के छात्र दुनिया के तमाम देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन एक मुश्त अगर उनकी संख्या को देखा जाए तो अरब देशों में ही तकरीबन 5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हर बरस चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। इन परिस्थितियों के बीच अगर अरब देश के निशाने पर भारत आ जाए तो कल्पना कीजिए कि आर्थिक परिस्थितियां हो या सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां, कितनी बड़ी चोट भारत को पड़ सकती है। सवाल यह भी है कि भारत के भीतर क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने भारत को एक ऐसे अंधेरे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया जिसमें सियासी सत्ता किसी भी हाथ में मिल जाए, इसके लिए चाहे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाए, वह इस्तेमाल इस दौर में किया जाने लगा और कानून ने काम करना बंद कर दिया। क्या भारत के भीतर राजनीतिक सत्ता के लिए जिस नफरत, धार्मिक हिंसा या रूढ़िवादिता तक को कानून से ऊपर लाकर रख दिया गया, इन परिस्थितियों ने ही क्या ऐसी स्थिति को जन्म दे दिया है जहां पर दुनिया की निगाहें अब भारत को लेकर है कि भारत के भीतर जो शब्द बोले जा रहे हैं वह दुनिया के भीतर बहुत बड़ी तादाद में एक कौम को प्रभावित करते हैं। और पहली बार अरब देशों में कतर, ओमान और ईरान ने जिस तरीके से राजदूतों को बुलाया, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि हुई नहीं है कि उस बातचीत से निकला क्या। हालांकि कतर में भारत के राजदूत ने पत्रकारों के सवालों का जब जवाब दिया तो बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये फ्रिंज एलिमेंट है जो इस तरीके की बातों को करते हैं और उन्हें बीजेपी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन भारत के भीतर जाकर जब इन फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों को आप देखेंगे तो इनकी महत्ता कहीं ज्यादा रही। एक शख्स तो प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर पहले कार्यकाल में रहा 2024 से 2019 तक, उसके बाद वह मीडिया प्रभारी दिल्ली का होकर काम कर रहा था, जिक्र नवीन का कर रहे हैं। दूसरी नुपुर शर्मा जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी बीजेपी के टिकट से लड़ चुकी और राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो रही है। ये शरारती तत्व कैसे हो सकते हैं? दूसरी बड़ी बात है, क्या वाकई इस दौर में जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने जोर पकड़ा है उसने उन तत्वों को उभार कर रख दिया है जहां पर इस देश के भीतर में ध्रुवीकरण की शुरुआत शमशान और कब्रिस्तान से होते हुए 80-20 तक आकर खड़ी हो जाए। और इस दौर में लगातार एक सवाल भारत में माइनॉरिटीज को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो सवाल राजनीतिक तौर पर उठने लगे, उसमें कहते कहते कोई पैगंबर मोहम्मद तक भी पहुंच सकता है। 26 मई को टेलीविजन स्क्रीन पर इस बात का जिक्र किया गया और उसके देखिए 10 दिन के बाद दुनिया के भीतर हंगामा मच गया। भारत के भीतर इस बात को लेकर शोर जरूर था, लेकिन भारत की सियासत जब 80 और 20 का खेल खेल रही हो तो ऐसे में उसका असर नहीं पड़ता है। तो क्या यह माना जाए कि आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मद्देनजर, भारत के व्यापारिक परिस्थितियों के मद्देनजर, या फिर भारत अपनी स्थिति में कहीं भी इस रूप में जब स्वावलंबी नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था ये कहकर कहे कि हम अरब वर्ल्ड से अब आर्थिक व्यापार को खत्म कर रहे हैं, या फिर भारत के छात्र, भारत के मजदूर, भारत के व्यापारी क्या बंद कर सकते हैं? तो दुनिया के भीतर जब भारत में राजनीतिक तौर पर दिए जा रहे बयानों का असर होने लगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत के भीतर में स्वतंत्रता और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप कहीं तक भी जा सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि जिसने इस बयान को दिया वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, वो पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन इससे पहले उसने कभी कोई बयान इस रूप में नहीं दिया था। अब क्यों दिया? जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो अभी ही क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल परेशान करने वाले हैं, क्योंकि कतर में जब दोहा में बुलाया गया भारत के राजदूत ने तो भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया पत्रकारों के सामने जो आई, उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई जिसमें धार्मिक शख्सियतों पर भारत के व्यक्तियों के जरिए आपत्तिजनक टारगेट पर चिंता व्यक्त की गई। यह ट्वीट
भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये शरारती तत्वों के विचार हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा। लेकिन अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है। लेकिन सवाल है, भारत की यह पहचान तो कभी नहीं रही, और जब सत्ताधारी राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति इस टिप्पणी को करता है तो उस टिप्पणी या विवादित बयान को देने वाले शख्स के खिलाफ भारत में कानून ने क्या काम किया। और भारत को जब माफी मांगने को कहा जा रहा है तो सवाल है कि भारत के भीतर की जो धार्मिक सहिष्णुता है और यहां की जो सांस्कृतिक धरोहर है वह तो कभी भी इस रूप में इस्लाम को टारगेट पर नहीं लेती है। लेकिन जिस इस्लामोफोबिया का जिक्र देवबंद की बैठक तक में सरकार को लेकर निशाने पर लिया गया और कहा गया कि हम मार्च के महीने में 14 मार्च को हम इस्लामोफोबिया दिवस मनाएंगे, तो क्या वाकई भारत धार्मिक ध्रुवीकरण के ऐसे रास्ते पर निकल चला है जहां पर विज्ञान या आने वाले वक्त में दुनिया के साथ इंटेलेक्चुअली भी संपर्क संबंध बनाना मुश्किल हो जाए, यानी एक अंधेरे युग की शुरुआत है। क्योंकि जिस लालसा राजनीतिक सत्ता के भीतर नफरत और हिंदू मुस्लिम या धार्मिक हिंसा या फिर विभाजन की रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाए चीजें, तो फिर दुनिया की बेचैनी उस देश को लेकर बड़ी हो जाती है। भारत की पहचान दुनिया में एक बाजार की तरह है। भारत के बाजार पर अगर असर पड़ेगा तो भारत की ढहढहाती इकोनॉमी में यह एक पत्थर के ऊपर लगी हुई उस कील के तरीके से होगा जो आखिरी कील ना साबित हो जाए। तो क्या भारत के सामने यकीनन एक मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी परिस्थितियों को खड़ा करना है, दूसरा ऐसी परिस्थितियां कहां तक चली जाएगी इस पर रोक पाने की स्थिति आप खुद नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और यह बेचैनी दुनिया के अब अगर इस्लामिक देशों में या फिर अरब देशों के भीतर खड़ी हो गई है तो जरा समझिए कि भारत का जुड़ाव इन देशों के साथ कैसे है और यह भारत के लिए कितना मुश्किल सबब है कि अगर आपने राजनीतिक तौर पर भारत को ध्रुवीकरण के धार्मिक ध्रुवीकरण के आश्रय बांटने का प्रयास जारी रखा तो आज एक निकला है, कल 4 और निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि वो मानकर चलते हैं राजनीतिक सत्ता के पास सत्ता इसीलिए है क्योंकि वह इन बयानों को महत्व देती है, कानून को रोक देती है कि इन्हें आप बोलने दीजिए। क्या ऐसी परिस्थिति है? इन सारे सवालों के बीच जरा एक चीज समझ लीजिए कि भारत दुनिया का तीसरा नंबर का देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिमों की तादाद है, लेकिन उसके बावजूद भी उन मुस्लिमों की हैसियत पार्लियामेंट या विधानसभाओं में नगण्य के बराबर है। पार्लियामेंट के भीतर सत्ताधारी राजनीतिक दल में कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। विधायकों की फहरिस्त में देखिएगा आपको नहीं मिलेंगे जो सत्ताधारी बीजेपी का विधायक हो। भारत की यह पहचान तो नहीं है जो दुनिया के भीतर भारत को लेकर आक्रोश है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में जो भी राजनीतिक सत्ता होती है वही भारत को दुनिया के सामने रख रही होती है, उसके विचार ही भारत के विचार होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ही दुनिया के सामने भारत की अगुवाई करते हुए शख्स के तौर पर होते हैं। सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री पार्टी के हैं या इस देश के हैं। वो पार्टी सत्ताधारी होकर सिर्फ अपने एजेंडे के लिए है या हिंदुस्तान के लिए है? ये सारे सवाल एक झटके में उभर कर सामने आ गए हैं। और शायद इसीलिए समझिए इंडोनेशिया में लगभग 23 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान हैं, उसके बाद भारत ही आता है 20 करोड़ मुसलमानों की तादाद, बांग्लादेश तक में 15 करोड़ है, ईरान में लगभग 8.25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये सारी परिस्थिति बताती है। तो सवाल सिर्फ इस दौर में तेल का नहीं है। हालांकि तेल भारत में मैक्सिमम तेल इराक से आता है, उसके बाद अमेरिका से आता है, नाइजीरिया से आता है, चौथे नंबर पर सऊदी अरब से आता है, फिर यूएई से आता है। यानी मिडिल ईस्ट से लगभग 50% से ज़्यादा भारत तेल क्रूड ऑयल आयात करता है। तो क्या भारत ये कह सकता है कि हम क्रूड ऑयल लेना कल बंद कर देंगे तो आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा? अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी के मद्देनजर समझिए तो इस बात को समझना होगा कि यूएई दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, लगभग 16.3%। अमेरिका भी इतना नहीं करता है, अमेरिका सिर्फ 5.71% करता है पूरी दुनिया में। भारत तेल कहां से लेगा जब भारत ने अपनी एनर्जी के वैकल्पिक स्थितियों को खड़ा ही नहीं किया है?
असल सवाल यही है, भारत की अर्थव्यवस्था अगर मजबूत होती, भारत का एजुकेशन सिस्टम अगर मजबूत होता, भारत के भीतर रोजगार की परिस्थितियां अगर मजबूत होती, भारत के लोगों को भारत में रहते हुए जिंदगी बेहतर नजर आ रही होती, जो लोग भारत छोड़कर चले जाते हैं वो भारत छोड़कर क्यों जाते? और जब स्किल्ड और अनस्किल्ड मजदूरों की भी तादाद जो अरब वर्ल्ड में फैली हुई है, तो पहले सिर्फ केरल के लोग जाते थे, लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश और बिहार दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है, जहां पर लो स्किल्ड के लेबर बड़ी तादाद में अरब देशों में है। तो क्या वो लौटेंगे तो भारत की राजनीति पर असर डालेंगे? और भारत की राजनीति जिस 80-20 के भीतर जाकर फंस गई और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को ही एक महत्वपूर्ण हथियार बना लिया गया, क्या उसका असर अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिखाई देने लगा है? और इस तरीके के वक्तव्य और बयान क्या आने वाले वक्त में कोई नहीं देगा? या ऐसी चीजों के आसरे जब शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र खुले तौर पर भाषणों में होने लगे, राजनीतिक सत्ता और लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री पद के दावेदार के जरिए इन बातों का जिक्र होने लगे, तो यह कोई आसान बात नहीं है कि इस देश के भीतर में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, कहां तक रोकेगा, क्योंकि राजनीतिक सत्ता चाहिए। लेकिन अगला सवाल आइए उस धंधे पर जिस धंधे ने भारत के भीतर बेचैनी पैदा कर दी। अगर भारत के सामानों का बायकॉट होने लगा तो क्या स्थिति आ जाएगी? इसको इस रूप में समझिए कि एक्सपोर्ट जो भारत करता है अरब वर्ल्ड के भीतर में, उसके अलग अलग देशों के भीतर में, अमेरिका के साथ भारत का धंधा 119 बिलियन डॉलर का है, चीन के साथ यह धंधा तकरीबन 114 बिलियन डॉलर का है, 115 बिलियन डॉलर, और अरब देशों के साथ भी लगभग 115 बिलियन डॉलर का है। इसको आंकड़े को इस रूप में समझिए कि भारत का कुल धंधा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चलता है वो 79 लाख करोड़ का है, 89 लाख करोड़ का है भारत का धंधा, 79 लाख करोड़। उसमें से 27 लाख करोड़ सिर्फ अमेरिका, चीन और अरब देशों के साथ है, और तीनों लगभग एक बराबर है। यानी कुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो धंधा भारत करता है उसमें तीनों देश चाइना, अमेरिका और अरब देश को एक साथ हमने जोड़ दिया है। उसमें हालांकि यूएई, साउथ अफ्रीका, कतर, ओमान, इन सबको बांटते चले जाइएगा तो अलग अलग निकल कर आएगा, लेकिन यूएई के साथ हमारा बहुत जबरदस्त है व्यापार। 11% पूरा का पूरा व्यापार जो भारत करता है, 11% की इकोनॉमी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जरिए संभाल पाने की स्थिति में अरब वर्ल्ड के साथ तो है। अगर वहां ब्लॉकेज आ जाए तो क्या उसकी भरपाई बाकी देश कर सकते हैं? एक तरफ भारत यूरोप को इसी भरोसे टारगेट पे लेता है कि उसे पता है कि यूरोप के साथ उसके व्यापार उतने नहीं है, उसके अरब वर्ल्ड के साथ व्यापार है। लेकिन अरब वर्ल्ड अगर भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल खड़ा करते हुए सीधे तौर पर हमला तो नहीं कहें, लेकिन लोगों के भीतर जो गुस्सा है वह जब उभर कर सामने आता है वहां से, तो यह एक बेचैन करने वाली बात है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? इसको अगर और हिसाब से समझिए तो जैसे यूएई के साथ लगभग 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भारत का बिजनेस है, सिर्फ एक्सपोर्ट का। भारत जो एक्सपोर्ट करता है वह तकरीबन 2 लाख करोड़ का है। सऊदी अरब में 64,000 करोड़ का भारत का माल जाता है, ओमान में लगभग 19,000 करोड़ का जाता है, कतर में लगभग 13,000 करोड़ का जाता है, ईरान में लगभग 9,932 करोड़ का जाता है, कुवैत में लगभग 9,800 करोड़ का जाता है, इराक में लगभग 19,000 करोड़ का जाता है, टर्की में लगभग 7.5 लाख करोड़ का जाता है। ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। हमारे यहाँ वहाँ से मामला आता भी है, यानी हम इंपोर्ट भी जो करते हैं वह कितनी बड़ी तादाद में है। एक्सपोर्ट की तुलना में भारत इंपोर्ट वहाँ से कम करता है, सिर्फ एक तेल को लेकर इंपोर्ट करता है। यूएई 43,000 करोड़, सऊदी अरब 27,000 करोड़ ये भारत इंपोर्ट करता है, कतर में 11,000 करोड़, कुवैत में 9,000 करोड़, ओमान में 5,083 करोड़, टर्की में 1,97 बिलियन डॉलर, इतना 1,97,000 यानी 2 लाख करोड़ रुपया का लगभग भारत इंपोर्ट करता है वहां से। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की परिस्थितियों में क्या ऐसी स्थिति आ सकती है जब आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थिति विचारों के जरिए आने लगे? अगला सवाल है कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर भारतीयों की मौजूदगी है। एनआरआईज जो पैसा लेकर गए हैं वह भी ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात में फैले पड़े हैं। जो बिलियनियर्स पिछले 8 बरस में 8 लाख से ज्यादा देश को छोड़कर गए हैं, उसमें बड़ी तादाद जो है इस अरब वर्ल्ड में चले गए, उसमें भी यूएई को उन्होंने चुना है।
अगर संख्या के लिहाज से समझिए तो ओमान में, कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय एनआरआई के तौर पर हैं। ओमान में लगभग 7,80,000 भारतीय एनआरआई के तर्ज पर है। कतर में 7,45,000 भारतीय एनआरआई के तर्ज पर है। सऊदी अरब में लगभग 2.5 लाख भारतीय एनआरआई के तौर पर है और यूएई में 34-35 लाख भारतीय हैं जो एनआरआई के तौर पर हैं। लेकिन सवाल उसके बाद का है, इस दौर में जो भारत के लोग जाते हैं तो भारत की अपनी स्थिति जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, राजनीतिक सत्ता के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण और इस देश को ठीक करने के लिए कोई इकोनॉमी नहीं, ये कैसी परिस्थिति है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत कभी सक्षम नहीं था, भारत तो सोने की चिड़िया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी 85 लाख मजदूर यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में काम कर रहे हैं मौजूदा वक्त में जो भारत के हैं। और जब कोविड आया था ना, उस वक्त जो लोग वहां से निकल कर आए थे माइग्रेंट, उनकी जो संख्या थी वह 1,75,000 थी। वह वापस लौट गए वहां पर। अब सवाल यह है कि वापस भी लौट रहे और इन सब के बीच केरल से पहले स्किल्ड जाते थे, अब लो स्किल्ड में 4 राज्य और शामिल हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना। और भी राज्यों से जाते हैं, लेकिन यह एक स्थिति बताने भर के लिए। अगला सवाल यह है, ये लोग वहां क्यों जाते हैं और जिन वजहों से जाते हैं वो वजह क्या भारत में डेवलप नहीं की जा सकती थी? हमारा ध्यान सिर्फ राजनीतिक साधने को और ध्रुवीकरण करके वोटरों को बांटने का अगर हो जाएगा तो इस देश को चलाएगा कौन, संभालेगा कौन? क्योंकि जो लोग जाते हैं वहां काम करने, वहां पर शहरीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। क्या भारत में शहरीकरण नहीं होना चाहिए? वहां पर बड़े उद्योगों में काम धंधों की जरूरत है। वहां पर ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में बड़ी तादाद में भारत के लोग जुटे हुए हैं। भारत में ये डेवलप क्यों नहीं है? भारत की इकोनॉमी क्यों डावाडोल है? और इतना ही नहीं, भारत के भीतर राजनीतिक अस्थिरता जब आती है, जैसे जम्मू कश्मीर में आई, उससे पहले असम में आई थी, एक डाटा निकल कर आया यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही कि भारत की अर्थव्यवस्था का फेल होना और भारत के भीतर राजनीतिक अस्थिरता जहां जहां आती है वहां से लोग निकलकर फिर बाहर चले जाते हैं। और खाड़ी देशों में मजदूरों की बढ़ती तादाद इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि यहां पर अस्थिरता का माहौल सा रहा, या ध्रुवीकरण भी एक व्यवस्था रही, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। शायद इसीलिए रोजगार भारत में खत्म है, गरीबी ज्यादा है, पिछड़ापन ज्यादा है, काम की उपलब्धता नहीं है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है। यहां तक कि खेती से जुड़े हुए लोग भी बाहर जाने लगे मजदूरों के तौर पर, जो ड्राइवरी तक का काम कर लेते हैं, क्लीनर का काम कर लेते हैं, घरों में काम करते हैं। इनकी संख्या लगभग अरब देशों के भीतर में 42 लाख है। इस तरीके से इनकी मौजूदगी है। अब वहां पर एजुकेशन बेटर है तो बच्चे भी यहां से वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो अपर मिडिल क्लास तक के बच्चे हैं। बाकी तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो महंगी शिक्षा है वहां चले जाते हैं, यहां भी जा रहे हैं। और यहां पर ऐसा नहीं है कि, अब आप सोचिए यूएई जैसी जगह में वो भारत से एजुकेशन के क्षेत्र में कितना आगे, हम क्यों नहीं डेवलप हो पाए? और आज हमारे सामने मुश्किल आ गई। वो कहते हैं कि भारत माफ़ी मांगे, और भारत के भीतर से निकले हुए जो बयान है वो बयान भारत की जब पहचान नहीं है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई सोच को दर्शा रहे हैं, तो इसके मतलब मायने क्या है? इसके मतलब मायने बहुत साफ हैं कि भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर धूमिल हो रही है और भारत के भीतर उसी धूमिल पहचान पर दिए गए बयानों से राजनीतिक सत्ताएं मिल जाती हैं। ये कमाल की स्थिति है। और जबकि हमारी आर्थिक सामाजिक स्थितियां कितनी डामाडोल है, जो हम आपको यूएई का जिक्र करना चाहते हैं। अब आप सोचिए वहां पर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन, सिर्फ यूएई का अगर हम जिक्र करें तो 2014 में जिस वक्त भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और वहां पर यूएई में 2014 में संख्या लगभग 2 लाख हायर एजुकेशन की थी। 2020 का डाटा बतलाता है 2,60,000 यानी 60,000 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहां पर डेवलप हो गए। शारजा यूनिवर्सिटी, अबू धाबी यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अल हसन यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी जो शारजा और दुबई में है, अजमान यूनिवर्सिटी, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ इनका तालमेल है। और दुनिया के 4 अलग अलग शहर जो खासतौर से यूएई में है, उनकी पहचान दुनिया के तौर पर है, दुबई, शारजा, अजमान और अबू धाबी। एजुकेशन के लिहाज से हम कह रहे हैं। तो सवाल है कि भारत से बेहतर माहौल
एक्सीलेंस एकेडमिक एस्पेक्ट में हो, रिकॉग्निशन आपको दुनिया भर में मिल रहा हो, वर्ल्ड क्लास रिसर्च में इनका नाम आ गया हो, इनोवेशन नए तरीके से डेवलप हो रहा हो और अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जा रही हो, तो भारत के लोग जो अरब वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं और अरब वर्ल्ड के भीतर भारत को लेकर जो गुस्सा पनपा है, तो भारत की पहचान तो ऐसी थी ही नहीं कभी, इस दौर में ही निकल कर आ गई। तो क्या यह राजनीति भारत में बदल जाएगी, या दुनिया का दबाव भारत में राजनीति को बदल देगा, या फिर राजनीतिक सत्ता पहली महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है? इसमें यह कोई मायने नहीं रखता है कि हाँ, दुनिया के भीतर भारत को लेकर या अरब वर्ल्ड में भारत को लेकर अगर आक्रोश है, और जिस धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट अमेरिका के जरिए निकल कर आई, उस धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट पर भारत ने चोट भी की, कूटनीतिक तरीके से चोट की, लेकिन सवाल फिर वही है, ये सारी परिस्थितियां पहले क्यों नहीं थी, इस दौर में ही क्यों निकल कर आई? इस दौर में ही भारत की राजनीतिक सत्ता आंतरिक तौर पर पार्लियामेंट और विधानसभाओं में मजबूती के साथ उभर कर आई है। यानी भारत में जो विविधता में एकता का जो सवाल था, उसने भारत की राजनीतिक सत्ता में धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए उसको एक राजनीतिक ताकत दे दी। तो क्या वाकई इस देश के भीतर के जो फ्रिंज एलिमेंट थे, जो शरारती तत्व थे, वह कानून से ऊपर उनको लाकर खड़ा कर दिया कि इससे राजनीतिक लाभ मिल जाए, और राजनीतिक लाभ मिलेगा तो राजनीतिक सत्ता मिलेगी, और राजनीतिक सत्ता मिलेगी तो हम अपने विचार को इस देश में लागू करा पाएंगे। क्योंकि कौन से विचार हैं और उन विचारों के आश्रय कौन से शब्द हैं जिसको लेकर भारत के भीतर लगातार गूंज होती रहती है, उसको भी अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, मंदिर, भगवा, साधु संत, यानी महंगाई, बेरोजगारी, सरकार से मुफ्त राशन, एजुकेशन, मिड डे मील, इनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम उस राजनीतिक बोल का कर रहे हैं जो कि भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको सरकार को खुश करने के लिए अपना हथियार और औजार बना लिया। जिस वक्त विवादित बयान टेलीविजन नेशनल स्क्रीन पर चल रहा था, उस समय उस न्यूज़ चैनल की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उसको तुरंत आवाज को बंद नहीं कर देना चाहिए? मैसेज ये है कि सब तरफ से सहमति है और आपको कोई कुछ करेगा नहीं। क्योंकि नुपुर शर्मा का एक वीडियो भी जब सामने आया, उसने कहा कि हमारे संवाद गृह मंत्री ऑफिस तक से हो रहे थे इस दौर में। तो यानी भारत सरकार भी कानून से ऊपर उस फ्रिंज एलिमेंट को लाकर स्थापित कर रही है, जो फ्रिंज एलिमेंट इससे पहले अगर इस तरीके से बात करते तो वो जेल में होते, लेकिन मौजूदा वक्त में वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीतिक सत्ता का निर्माण करते हैं या उसमें मजबूती दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत इतना स्वावलंबी और आत्मनिर्भर तो हो जाए, हर क्षेत्र में परिपक्व तो हो जाए, जब किसी भारतीय को भारत छोड़कर जाने की जरूरत ना पड़े, रोजगार हो, आर्थिक स्थितियां अनुकूल हो, मेडिकल सिस्टम यहाँ का ठीक हो, भारत के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर में डिग्री लेकर छात्र निकले तो उसके सामने रोजगार के तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हो, इस देश में इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो कि दुनिया में भारत की मांग मानी जा रही हो, एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है, लेकिन भारत का इंपोर्ट उससे ज़्यादा बढ़ गया है। यानी भारत दुनिया में इस दौर में कहीं ज़्यादा आश्रित हो गया है। ये सारे सवाल भारत की राजनीतिक सत्ता के तमाम औजारों से निकलते हैं, जो मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये सवाल उठ रहे हैं और अरब वर्ल्ड के भीतर जब ये गुस्सा उभर कर सामने आ रहा है, तो पहली बार टकराव भारत के भीतर की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आहत होते पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादित टिप्पणी तक से परेशानी का सबब यह है कि दुनिया में 200 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी भी है, भारत के हिंदुओं की मौजूदगी भी दुनिया भर में है। लेकिन क्या ये टकराव की परिस्थिति में भारत सिर्फ इसलिए जाएगा, या भारत को जाना चाहिए कि यहाँ की राजनीतिक सत्ता की जरूरत है? क्योंकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता, बल्कि इराक, ईरान से लेकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात या दुनिया के तमाम देशों के जो भी मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों को दुनिया के सबसे बेहतरीन माना है। ये भारत की पहचान रही है, उस पहचान को खोने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।